हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रॉड टेप स्कीम के बारे में। रमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और ये इसका आज हम लोग इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, आज हम लोग जानेंगे कि मतलब क्या क्या चैलेंजेस था और इसके पहले कौन सी स्कीम थी। ठीक है। और एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग हमारे पास यही सेम स्कीम दूसरे नाम से थी। MEIS नाम से थी। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑन इंडियन स्कीम्स। सो ये स्कीम को यूएस ने चैलेंज किया था WTO में। और ये चैलेंज किया था कि जो इंडिया का डेवलपिंग का थ्रेशोल्ड होता है। कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग स्टेज में होती है, डेवलपिंग कैटेगरी के अंदर होती है, वो सब्सिडी दे सकती है। और इंडिया वो कैटेगरी से बाहर आ चुकी थी। तो उसके वजह से ये यूएस ने ये कह के चैलेंज किया कि इंडिया ये स्कीम MEIS स्कीम एक एक टाइप की सब्सिडी है जो इंडिया दे रही है अपने एक्सपोर्टर्स को। और इसके बाद अ, इसके इसके बाद जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी जो अमेरिकन मार्केट है वो मेरी खराब हो रही है इंडिया के इंडिया के जो सस्ते गुड्स हैं उसके वजह से। तो इसके बाद WTO ने भी चैलेंज किया। WTO ने भी इस स्कीम को बोला कि हाँ भाई, तुम्हारी स्कीम सच में खराब है। तुम्हें तो 2019 में भी WTO ने भी बोल दिया। WTO ने इंडिया के खिलाफ रूल किया कि भाई आप तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी थ्रेशोल्ड से बाहर आ चुके हो और कोई कोई चांसेस नहीं है। तुम्हें कोई दूसरी स्कीम लानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक डायरेक्ट बेनिफिट है। और इसमें ये फ्लैट रिबेट दिया जाता था। जितना जितना एक्सपोर्ट आप करेंगे उसका 2 से लेके 5% के बीच में आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहता था। तो फिर उसके बाद ये फिर WTO ने चैलेंज किया और फिर उसके बाद इंडिया को इस पे वर्किंग आउट करना पड़ा। अब ये जो MEI स्कीम थी, ठीक है, ये स्कीम ये स्कीम एक तरीके से डिस्कनेक्टेड थी फ्रॉम रियलिटी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये 2 से 5% डायरेक्ट आपको एक्सपोर्ट वैल्यू पे मिलता था। ठीक है, ये इंसेंटिव मिलता था एज अ। सो इसमें ये नहीं मालूम चल पा रहा था कि एक्सपोर्टर के ऊपर एक्चुअली टैक्स का बर्डन कितना है। मतलब स्कीम का मतलब स्कीम जो सोच के ये बनाया गया था कि हम लोग जो एक्सपोर्टर हैं, उनका उनका टैक्स उनको वापस दे देंगे। और सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट उनको लगेगी, बाकी बाकी सारा चीज हम लोग उनको वापस दे देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। और ये डायरेक्ट ये बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे थे ऑन एक्सपोर्टेड वैल्यू। इससे और भी चैलेंजेस आ रहे थे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मतलब जो ट्रेड डिस्प्यूट अकर हो रहे थे कि भाई जैसे अमेरिका अमेरिका ने बोला कि भाई मेरी मार्केट खराब कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट से। ठीक है। फिर उसके बाद ये इसमें एक और चीज़ थी कि इसमें रियल कॉस्ट नहीं समझ में आ रही थी कि एक्सपोर्टर का कितना इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एक्सपोर्टर कितना टैक्स लगा हुआ है। तो उसके इसमें रियल कॉस्ट नहीं समझ में आ रही थी। फिर तो ये सारे जो है MEI स्कीम में चैलेंजेस थे। अब क्या हो रहा था कि अब क्या हो रहा था, जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे, ठीक है, उनको उनके ऊपर काफी भारी टैक्स का बर्डन था और वो दिखता नहीं था। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट टैक्स ऑन फ्यूल। मतलब जो इंडस्ट्रियल पर्पज से जो फ्यूल इंडस्ट्रियल पर्पज जो डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे जो उन्होंने टैक्स दिया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है कि भाई जो इंडस्ट्री ये बेसिकली जो इंडस्ट्रियल पर्पज से इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उन वो देते हैं। तो ये सारे टैक्सेस जो हैं ये इंटरनल थे। और ये जो है बेसिकली एक्सपोर्टर्स को भी नहीं मालूम था और गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम था। मंडी फी हो गया। और इसके बाद जो एमडेड टैक्स होते हैं इन लॉजिस्टिक्स। तो ये सारे जो टैक्सेस हैं
ये सारे इनविजिबल थे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टर्स के भी आंख से और गवर्नमेंट के भी आंख से, और ये सारे जो टैक्स मिलके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो उसको बढ़ा रहे थे, इन्फ्लेट कर रहे थे, और ये सारे टैक्स जीएसटी में भी रिफंड नहीं आते थे। अभी अब क्या हुआ कि जब कंप्लेन गई डब्ल्यूटीओ के पास और डब्ल्यूटीओ ने चैलेंज किया इंडिया को, फिर इंडिया ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कैसे टैक्स को, कैसे टोटल ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, कैसे जो जितना जो जो सिर्फ टैक्स है उसको रिफंड किया जाए एक्सपोर्टर्स का। तो इसके बाद फिर इसके बाद जो है हमारी रॉड टैप स्कीम है, ये निकल के आती है। तो इसमें आपका जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी जो हमारी होती है वो सिर्फ वापस होती है, जो मतलब जो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ा रही है, ठीक है, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है और जो अननेसेसरी एक्सपोर्टर्स की जेब से न जाए, क्योंकि अगर एक्सपोर्टर्स की जेब से जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट से ही कमाएगा। तो इसमें इनको अल्टरनेटिव ढूंढना था बेसिकली। तो ऑन जनवरी 1 2021 इन्होंने रॉड टैब स्कीम निकाली, ठीक है। इसमें क्या होता था कि मतलब इन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 2021 में स्कीम निकाली थी। तो इन्होंने पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर समझा, ठीक है, मतलब कैसे एक्सपोर्टर्स का एक प्रोडक्शन एक्सपोर्टर्स का प्रोडक्शन समझा। फिर आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे ये स्लाइड में पूरा मैकेनिज्म दिखाता है कि कैसे जो है हमारा एक रॉड टैब स्कीम के आने से जो अननेसेसरी टैक्स थे वो कैसे हमारे बच रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्टर ने मंडी से कुछ रॉ मटेरियल उठाया, रॉ मटेरियल उठाने के बाद उसमें लॉजिस्टिक्स से अपनी फैक्ट्री में लाया, तो जो फ्यूल वगैरह यूज हुआ उससे जो टैक्स उसने उस पर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी, जब वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, प्रोडक्शन किया उसका, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, इलेक्ट्रिसिटी यूज होने के बाद उसमें जो उसने फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो ड्यूटी भी उसकी तो फिर अब ये स्कीम एज अ फिल्टर काम करके आती है। और फिल्टर काम इन द सेंस कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ये जो सारे टैक्स इनविजिबल थे, ये सारे टैक्स को हटा के सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ग्लोबल मार्केट में भेजती है, ठीक है। ये स्कीम का बेसिकली ये मेन पर्पस था कि भाई जो अननेसेसरी टैक्सेस हैं जो एक्सपोर्टर्स पे लोड दे रहे हैं वो हटाना है, और ग्लोबल मार्केट में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको भी उसको लेके ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्टर जाए। तो ये इसको फिर प्रोसेसली गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया था कि कितने इनडायरेक्ट टैक्स किस किस टाइप के लग रहे हैं। इस स्लाइड्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई कैसे इंडिया ने जो अपना इंसेंटिव स्ट्रक्चर था उस वहां से शिफ्ट होके रेमिशन स्ट्रक्चर पे आए। तो कोर फिलॉसफी एमईआईएस में डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव था, लेकिन रॉडटेप में आपका प्योर ड्यूटी, सिर्फ ड्यूटी रेमिशन होता है, जो जैसे मैंने बात किया कि जो इनविजिबल टैक्स है वो रेमिशन होते हैं। बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं कि एमईआईएस में 2 से 5% आपका डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है उस पर ट्रांसफर होता था। लेकिन यहाँ पे जो जो एक्चुअल टैक्स की कॉस्ट है वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स को दी जाती है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ स्टेटस, ये एमईआईएस स्कीम नॉन कंप्लाइंट थी डब्ल्यूटीओ के रूल के हिसाब से, और रॉड टैप 100% कंप्लाइंट है, ठीक है। और सिस्टम ट्रांसपेरेंसी, तो ये एम ई आई एस एम ई आई एस उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं थी, लेकिन रोटर प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट है। सो फाइनली फिर ये सारे चीज़ों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि हमें रॉड टैब स्कीम सक्सेसफुली जो ग्लोबल ट्रेड लॉ है बेसिकली उसको फुलफिल करके जो हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं उनकी नीड फुलफिल करती है, और उनको जो उनका जो
जो कॉस्ट, जो अननेसेसरी कॉस्ट है, उनको बचाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो अपनी रॉडटेप स्कीम है, मतलब कैसे कोई भी एक्सपोर्टर उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसका यूज़ करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होते हैं, और कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तो नहीं रहता इसको यूज़ करने पे। ठीक है, प्रॉपर हम लोग परसेंटेज पे बात करेंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ें। तो थैंक यू।